आंधियों को जिद है, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं द्रोणा बैच। चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसका लेक्चर नंबर 4। जैसा कि मैंने इस शायरी में आपको बताया कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। चैप्टर हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई शायरी भी बिजली पे ही होनी चाहिए ना। तो आंधियों को जिद है जहां पे बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। मतलब ये कि भाई आप लोगों को चुनौतियों को स्वीकार करना आना चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करो। मेन बात यह है कि भैया अगर आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है, भाई जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती रहती, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, तो भाई मुझे भी मुश्किल काम करने में ही मजा आता है। ऐसा एटीट्यूड आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अगर ऐसा एटीट्यूड आपकी जिंदगी में है तो आपको कोई नहीं हरा सकता भाई। ठीक है, एक बार के लिए सफलता थोड़ी सी आपकी डिले हो सकती है, लेकिन सफलता छूट नहीं सकती भाई। सफलता मिल के रहेगी अगर मुश्किल काम करने में आपको मजा आता है, मुश्किलों से जूझना आता है, मुश्किलों से लड़ना आता है। और हमारी जिंदगी में मुश्किलें हैं क्या? मतलब हमारी नहीं, आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं क्या? ये पढ़ाई ही तो अभी मुश्किल बनी हुई है सर। जी हां, बिल्कुल, पढ़ाई आपकी जिंदगी में मुश्किल बनी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। आपकी हिम्मत आपके साथ होनी चाहिए भाई, ये मेन बात है। अगर आपकी हिम्मत आपके साथ है, आपको कोई नहीं हरा सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है? जी हां सर, ये पढ़ना है, एक बार देख लीजिए, करंट डेंसिटी। ठीक है ना, करंट डेंसिटी, कलर कोडिंग और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इनके बारे में हम यहां पे आज डिस्कस करेंगे। करंट डेंसिटी देखेंगे क्या होती है, कलर कोडिंग देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अरे ज्यादा घूम गया यार, मैं ज्यादा घूम गया, सॉरी। हाँ, तो चलिए करंट डेंसिटी से शुरुआत करते हैं भाई। आइए, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है। मान के लीजिए सर, है ये एक कंडक्टर। इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है। इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज ए। तो ये करंट इस एरिया को क्रॉस करके दूसरी साइड निकल जाएगा, या फिर हम कहें कि ये चार्ज इस एरिया को क्रॉस करके दूसरी साइड निकल जाएगा। तो इस पूरे एरिया के थ्रू इतना करंट फ्लो करके दूसरी साइड निकल रहा है, इस एरिया के थ्रू। तो करंट डेंसिटी डिफाइन की जाती है जे से। इसको बोला जाता है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया, इसको बोला जाता है करंट डेंसिटी। इसको बोला जाता है करंट डेंसिटी, दैट इज रिटन बाय करंट पर यूनिट एरिया, कि इस यूनिट एरिया में से कितना करंट निकल रहा है। पर यूनिट एरिया कितना करंट इसमें से पास हो रहा है। ज्यादा बड़ा एरिया होगा, ज्यादा करंट जाएगा। कम एरिया होगा, कम करंट जाएगा। ज्यादा एरिया, ज्यादा करंट, कम एरिया, कम करंट। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है? करंट बाय एरिया। ठीक है ना, करंट बाय एरिया। सर एरिया कौन सा? बता रहा हूं। यहां पे ये जो एरिया है भाई मेरे, एरिया परपेंडिकुलर टू करंट। एरिया कौन सा लेना है हमें? यहां पे करंट के परपेंडिकुलर एरिया लेना है। कौन सा एरिया सर? करंट के परपेंडिकुलर। ये एरिया आ रहा है, देखो ये करंट आ रहा है, एरिया नहीं आ रहा। एरिया थोड़ी चल सकता है, करंट चल रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। ये एरिया इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। दिख रहा है, ये एरिया इसके, करंट ऐसे आ रहा है, एरिया इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। सर यहां पे तो परपेंडिकुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पे मैं ए परपेंडिकुलर लिख देता हूं, ए परपेंडिकुलर लिख देता हूं। ठीक है जी, तो ए परपेंडिकुलर, ये साइन जो है ये परपेंडिकुलर एरिया को बताएगा। सर यहां पे तो परपेंडिकुलर ही है, बिल्कुल, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर परपेंडिकुलर नहीं है, अगर नहीं है सर, अगर नहीं है तो क्या करेंगे? इधर देखो, ऐसा हो जाए, मान लो
इस तरीके से हो जाए एरिया। ये देखो, ये एरिया आपको ए दिया हुआ है, कंडक्टर इस साइड से ऐसा है, तो करंट ऐसे आ रहा है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये एरिया इसके परपेंडिकुलर है? नहीं। क्या ये एरिया इसके परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करें सर? अरे कुछ नहीं करना आपको। ये करंट है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है, ये एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है ना। एरिया ऐसे है, मान लो कि ये एंगल थीटा है, मान लो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। दिस इज एरिया, दिस इज एरिया ए, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। ऐसे आ रहा है क्या? करंट। ऐसे आ रहा है क्या? करंट। तो एरिया का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? एरिया का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा। एरिया का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा। ये ए है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा? ए कॉस थीटा। ये करंट ऐसे आ रहा है, दिस इज ए कॉस थीटा, है ना। ये करंट ऐसे आ रहा है, दिस इज ए कॉस थीटा। तो यानी कि करंट ए कॉस थीटा के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। करंट ए कॉस थीटा के क्या है? परपेंडिकुलर है। अच्छा जी, तो यहां पे करंट डेंसिटी क्या बन जाएगी? करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, दैट इज ए कॉस थीटा। ठीक है जी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। यस सर, लिख सकते हैं। इससे मुझे डॉट प्रोडक्ट की याद आ रही है। क्या आपको भी डॉट प्रोडक्ट की याद आ रही है? क्या दिल में कुछ हो रहा है? क्या दिल में लड्डू फूट रहे हैं? जी हां, मेरे को भी याद आ रही है। इससे याद आ रही है डॉट प्रोडक्ट की, कि करंट को लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। करंट डेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। इसमें यह थीटा एंगल कौन सा है? ध्यान से सुनना सर। एरिया के ऊपर आपने वेक्टर साइन लगा दिया। क्या एरिया वेक्टर होता है? जी हां, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि एरिया वेक्टर होता है। मतलब एरिया को वेक्टर अज्यूम कर सकते हैं, और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो एरिया के होती है परपेंडिकुलर। याद करो, जैसे मान लो ये मेरा हाथ एरिया है, तो ये इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर होगा। समझ पा रहे? समझ पा रहे? ऐसे मान लो हाथ हो गया, तो ये एरिया वेक्टर होगा। बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, हाथ के परपेंडिकुलर, हाथ के परपेंडिकुलर। तो ये ए है, ठीक है ना, ये एरिया ए, तो ये इसके हाथ के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर होगा। परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर कहलाएगा। दैट वुड बी द एरिया वेक्टर, ठीक है ना, दैट वुड बी द एरिया वेक्टर। और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट वाली ही होगी। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट वाली ही होगी। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट वाली ही होगी। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लेते हैं। देखो कहां जा रहा है ये मेरा, ठीक है ना। हाँ, देख रहे हो? हाँ, ऐसे क्लियर। अच्छा, तो यहां पे देख लो, इस डायग्राम में दिखा देता हूं। ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है, और ये एरिया वेक्टर हो गया। ये एरिया वेक्टर हो गया भैया, ये एरिया वेक्टर हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। ये पूरे तरीके से आपको क्लियर होनी चाहिए, चीजें पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि भैया ये एरिया वेक्टर कौन सा है, करंट डेंसिटी कौन सी है। इन दोनों के बीच में भी आपको बताऊं मैं, ये एंगल थीटा ही होगा। इन दोनों, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों के बीच भी एंगल थीटा ही होगा। सर कैसे, जरा बता दो। बता रहा हूं, देखो जरा, यहां पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी मैंने। ये थीटा, तो ये थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेड बनाते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये कौन सा बचेगा? थीटा। खत्म बात। क्या ये चीज क्लियर हुई कि इन दोनों के बीच भी एंगल थीटा है? यस सर, पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है। तो I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। तो J डॉट ए, यहां पे J की डायरेक्शन कौन सी होगी? करंट वाली। J की डायरेक्शन कौन सी होगी? करंट वाली। और एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू एरिया, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो भी सरफेस आप अज्यूम करोगे उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर। समझ गए सर? समझ गए। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है,
करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि करंट डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं हम। करंट डेंसिटी डिफाइन होती है करंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है ना, इसको लिख सकते हो I बाय ए कॉस थीटा। तो I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। तो I इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है ना, इन दोनों का क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। किसका? करंट डेंसिटी का और एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर का। क्लियर? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। तो करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है। क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है जी, ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, थीटा क्या है? एंगल है। किसके बीच में? बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है ना, जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का ये एंगल है। ठीक है ना, जे वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है जी, ये बात आपको पूरे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी सेम एज दैट ऑफ करंट। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके यूनिट्स क्या हैं सर? फिर इसके यूनिट्स बड़े आसान हैं निकालने, कोई बात ही नहीं है यूनिट्स की। इसके यूनिट्स होंगे एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स होंगे, एसआई यूनिट्स। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया के यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट्स क्या हो गए? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया, I इज इक्वल्स टू जे डॉट ए। याद रखना, याद रहेगा सर, ये तो याद रहेगा, भूलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलो, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की अब हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखेंगे, ध्यान से सुनना। ये जो है V इज इक्वल्स टू आई आर, ये होती है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है ना, ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है भैया। ओम्स लॉ की ही मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, मतलब ऊपर ऊपर से स्टडी कर लिया, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। कि इतनी वोल्टेज है, इतनी करंट है, इतना रेजिस्टेंस है, ऊपर ऊपर से सब पता कर लिया। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का मतलब यह होता है कि भाई बहुत डिटेल में जाके स्टडी किया है, हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को स्टडी किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को स्टडी किया है, नंबर डेंसिटी को स्टडी किया है। वो हो गया कि डिटेल में जाना, माइक्रोस्कोपिक डिटेल में जाना। माइक्रोस्कोपिक डिटेल में जाना तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको इक्वेशन को बनाएंगे। देखो, हमें पता है I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ओ बोलो विडू। तो I बाय ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। I बाय ए इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ए को नीचे ले आ बिडू, तो ये बन गया करंट डेंसिटी रे बिडू, ये बन गई करंट डेंसिटी रे बिडू। तो करंट डेंसिटी, अभी तो सीधा फॉर्मूला ही देख लो, करंट डेंसिटी एन ई वी डी। करंट डेंसिटी क्या है? एन ई वी डी। ठीक है ना, एक भाई ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है। ये और पता लग गया क्या ही है इसमें? एरिया से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया, एरिया से डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। सर क्या ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है? नहीं, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म नहीं है। सर फिर कौन सी है? अरे बता रहे हैं ना, इतनी क्या जल्दबाजी है भाई, इतना क्या उतावलापन आ गया कि तुम अभी पूछ रहे हो? सुनो, एन ई वी डी की वैल्यू यही होती थी, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय M इंटू टाउ। सही है? ओके, तो J इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
हमें पता है कि ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है, m बाय एनी स्क्वायर टाउ रेजिस्टिविटी होती है, m बाय एनी स्क्वायर टाउ रेजिस्टिविटी होती है, ये उल्टा लिखा हुआ है एनी स्क्वायर टाउ बाय m, तो ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी है, तो J इज इक्वल्स टू E बाय रो, J इज इक्वल्स टू E बाय रो, ये 1 बाय रो है, 1 बाय रेजिस्टिविटी, 1 बाय रेजिस्टिविटी है भैया, 1 बाय रेजिस्टिविटी, तो 1 बाय रेजिस्टिविटी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। कल बताया था क्या है ये भैया, ऐसे लिखो ना, 1 बाय रेजिस्टिविटी इंटू E है, तो 1 बाय रेजिस्टिविटी को क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी सिग्मा, या फिर अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, अब वेक्टर लगा दो, अब वेक्टर लगा दो, पूरी फॉर्म बनाने के बाद अब यहां पे वेक्टर लगा दो। सिग्मा के ऊपर तो वेक्टर नहीं लग सकता, वो तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी है। जे के ऊपर लग सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लग सकता है, इसका मतलब ये इसके ऊपर वेक्टर, इसके ऊपर वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की। ये कौन सी है, मैक्रोस्कोपिक, ये कौन सी है, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो माइक्रो, मैक्रो माइक्रो। एक और फर्क दिख रहा है, इसमें वेक्टर दिख रहा है क्या, नहीं, इसे स्केलर फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सी फॉर्म सर, स्केलर फॉर्म, ये सारी चीजें स्केलर हैं, v इज इक्वल टू आई आर। इसे और भी बोलते हैं, इसे कौन सी फॉर्म बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म, यानी कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का दूसरा नाम वेक्टर फॉर्म और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म का दूसरा नाम स्केलर फॉर्म। v इज इक्वल टू आई आर, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, बस याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप खुद ही बोलते रहते हो, खुद ही आपने पढ़ा दिया, खुद ही बोल देते हो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा, पता है मुझे तुम्हारा, दिक्कत नहीं होगी यार, दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत होशियार हो यार, बहुत होशियार हो, यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, सलाम है आपको। हो ना, बोलो बोलो। तो v इज इक्वल टू आई आर, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, स्केलर, वेक्टर। क्लियर, ओके, याद रखना। सवाल आ गया, सवाल पढ़ लो, पॉज करो, सॉल्व करो, खत्म। आई होप कर लिया होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, करंट डेंसिटी जे एंड कंडक्टिविटी सिग्मा आर रिलेटेड एज, अभी तो पढ़ा, अभी तो पढ़ा, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। इन्होंने सिग्मा इज इक्वल्स टू बोल रखा है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, जे बाय ई, जे बाय ई कहां लिखा है, ई बाय जे नहीं हो सकता, जे ई नहीं हो सकता, 1 बाय ई जे नहीं हो सकता, ये लिखा जे बाय ई, जे बाय ई देख लो, ठीक है ना, खत्म, कोई परेशानी नहीं है। बस उन्होंने छोटा जे लिखा हुआ, बड़ा जे लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, खत्म। सीधा सीधा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये तो। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं सॉल्व करवा रहे, सिर्फ थ्योरी करवा रहे हैं तो क्या करवाएंगे नहीं क्या सर, करवाएंगे। आओ थोड़ा दिमाग, ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना, ये मेरी तरफ से स्पेशल क्वेश्चन है, टीबी स्पेशल स्टार क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, मतलब दिमाग लगाना है इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। होना चाहिए बस, उसके लिए दिमाग होना चाहिए, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो सबके पास होता है, ठीक है ना। डेवलप तो धीरे धीरे हो ही जाता है, बस दिमाग होना चाहिए, अगर नहीं है फिर दिक्कत है यार। चलो, अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर of non-uniform cross-section, a constant potential difference is applied. The quantity which remains constant along the conductor is, ध्यान से सुनो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि across the metallic conductor of non-uniform cross-section, across the metallic conductor of non-uniform cross-section, metallic conductor है, उसका non-uniform cross-section है भाई, समझ रहे हो, ऐसे बाल्टी बना दी, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है, ऐसे बना दिया मैंने, कम भी हो सकता है, बढ़ता भी, वेरिएबल है, कैसा वेरिएबल है ना, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। इसके साथ कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया,
इसके साथ क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस। द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, कंडक्टर के अलोंग लॉन्ग 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 जैसे आप चलते रहेंगे, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, फिक्स है? मतलब अगर आप मान लो यहां पे 2 पॉइंट्स को देखो, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों जगह पे सेम होगी? कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो दोनों जगह पे सेम मिलेगी आपको? ठीक है ना, सुनो ध्यान से। पहला है करंट, दूसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तीसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड और चौथी है करंट डेंसिटी। ठीक है जी, आंसर है ये करंट आंसर है। सर कैसे? सुनिएगा भाई, यहां से करंट एंटर हुआ, इधर से आ रहा है, यहां से करंट एंटर हुआ, ठीक है ना, इधर से करंट एंटर होके फैल गया। भाई चार्ज है, करंट है क्या? चार्ज का फ्लो, यहां से एंटर होके फैल गया, ठीक है ना, फिर यहां से बाहर चला गया, फिर यहां से बाहर चला गया। है तो उतना ही ना, जितना इधर से आया क्या उतना ही वहां से बाहर गया? भाई चार्ज रास्ते में रुक तो नहीं सकता, चार्ज रास्ते में रुक तो नहीं सकता, तो जितना इधर से आया है क्या उतना ही उधर से चला गया? जितना इधर से आया है क्या उतना ही उधर से चला गया? तो इसका बस फैल गया है। अब पहले तो नैरो सड़क थी, है ना, वो सारी गाड़ियां, आप ऐसे समझो कि सड़क है एक, उसमें सारी गाड़ियां पहले तो नैरो नैरो जा रही हैं, फिर उसके बाद खुली सड़क मिली तो खुली खुली चल रही हैं, जा तो उतनी ही रही है ना। भाई मान लो 4 गाड़ियां यहां से एंटर हुई, 4 गाड़ियां एंटर हुई, फिर उसके बाद खुली खुली हो गई, है तो 4 की 4 ही ना, है तो 4 की 4 ही, है ना, है तो 4 की 4 ही, तो करंट सेम ही तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि करंट हर जगह पे क्या आ जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से कुछ करंट गया यहां पे कम हो गया, नहीं, ये दिमाग से ख्याल निकाल दो, क्योंकि करंट है क्या? चार्ज का फ्लो, तो चार्ज इतना जहां से गया है उतना ही यहां से वापस आएगा ना। अरे याद करो, मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं, टीबी स्पेशल कंसेप्ट, फ्लूइड चैप्टर से इसको रिलेट करूंगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि मान लो ये पाइप है, मान लो ये पाइप है, यहां से जितना पानी एंटर हुआ, यहां से जितना पानी एंटर हुआ उतना पानी फैल जाएगा और बाहर आ जाएगा। पानी पहले नैरो जा रहा है फिर फैल गया, जा तो उतना ही रहा है, जा तो उतना ही रहा है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, यहां पे वेलोसिटी v1 होगी, यहां पे वेलोसिटी v2 होगी। आपको याद है a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 करते थे कि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता था? कांस्टेंट होता था। एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता था? कांस्टेंट होता था। याद है कि भाई एरिया यहां पे कम, वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम। याद आ रहा है? सर इस चीज का इससे क्या लेना देना? बस बात यह है कि यहां पे पानी फ्लो कर रहा था, यहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है, यहां पे पानी फ्लो कर रहा था, यहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है। पानी चार्ज, पानी चार्ज, समझ गए? सर इससे कैसे रिलेटेड है? I इज इक्वल्स टू NeAVD। इधर आ जाओ, अब देखो मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं धुआंधार तरीके से। बेटा नंबर डेंसिटी तो फिक्स है, किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये तो फिक्स है। ये क्या एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट दिख रहा है? एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट दिख रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखो
आ गया एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो ये कांस्टेंट है तो करंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझे? एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा, एरिया ज्यादा वेलोसिटी कम, एरिया कम वेलोसिटी ज्यादा। समझ रहे हो? टीवी स्पेशल बिल्कुल इसके साथ रिलेट करके दिखा रहा हूं मैं, बिल्कुल इसके साथ रिलेट करके दिखा रहा हूं। एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट, एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट, खत्म। इंजॉय करो। करंट आंसर है भाई, करंट कांस्टेंट है क्योंकि एरिया वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। यस सर, यस। समझे? सर फिर बाकी चीजों का क्या होगा? क्या बाकी चीजें चेक नहीं करनी? क्या बाकी चीजें हमसे नहीं पूछी जा सकती? पूछी जा सकती हैं। इस क्वेश्चन में तो चलो यह पूछा गया था कि क्या कांस्टेंट है। सर बाकी चीजें चेक करवा दीजिए जरा। आओ बाकी चीजों को चेक करते हैं, बाकी चीजों को चेक करते हैं। आओ इसे चेक करें, आओ चेक करें, जिंदगी है यही, आओ चेक करें। 1 2, ठीक है जी। करंट कांस्टेंट है, बोल दिया। चेक करते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है ना। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। एरिया A1 और यहां पे एरिया A2, कौन सा एरिया ज्यादा है? अब करंट तो कांस्टेंट है बेटा, तो करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गई। कैसे हो गई सर? क्योंकि ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया बेटा, करंट कांस्टेंट हो गया। तो जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे करंट डेंसिटी कम। एरिया ज्यादा करंट डेंसिटी कम, इसका मतलब एरिया कम करंट डेंसिटी ज्यादा, ठीक है ना। यहां पे ज्यादा डेंस होगा चार्ज। आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, सिंपली सोचो, कोई फॉर्मूला मत सोचो, कोई फॉर्मूला मत सोचो। चार्ज कहां पे ज्यादा डेंस होगा? मेरे साथ आंखें बंद करो, मैंने बंद की हुई हैं। ये सोचो चार्ज ज्यादा डेंस कहां होगा? जहां पे जगह कम होगी, कम जगह में ज्यादा लोग आएंगे, वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है। ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोलो बच्चा, ज्ञान मिला? मिला, ठीक है जी। यहां पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, तो A2 एरिया बड़ा है A1 से, लेकिन करंट डेंसिटी 1 पे ज्यादा होगी 2 से। समझे? करंट डेंसिटी 1 पे ज्यादा होगी 2 से, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके। J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई होता है। ये सिग्मा तो किसी मटेरियल के लिए फिक्स हो गया, तो इसका मतलब J ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 पे ज्यादा है। क्लियर हुआ? J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे ज्यादा है। अरे ये फॉर्मूला देखो, है ना, दिख रहा है? यस सर। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेक करवा दीजिए सर। आओ, NEAVD अभी बताया था, ये कांस्टेंट है, ये दोनों भी कांस्टेंट हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, ठीक है जी। एरिया ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, तो इसका मतलब जहां पे एरिया ज्यादा, A2 पे एरिया ज्यादा, तो वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, यानी कि वेलोसिटी 1 पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2। भाई एरिया 2 पे ज्यादा है तो वेलोसिटी 1 पे ज्यादा होगी। भाई जहां पे तंग जगह है वहां पे तेजी से निकलना पड़ेगा, जैसे पानी की तरह, वैसा ही यहां पे कहानी है, ठीक है जी। तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है। क्या तीनों बातें समझ में आई? करंट डेंसिटी कहां पे ज्यादा है? 1 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है? 1 पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां ज्यादा है? 1 पे।
समझ पा रहे हो? सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए भैया, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। क्लियर? समझ में आया? यस सर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए, गुंजाइश ही नहीं बचती भाई, सीधी सीधी बात बताऊं, गुंजाइश ही नहीं बचती। क्लियर है, अल्ट्रा क्लियर है सारी चीजें। चलो फिर, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। जो भैया हमने ओम्स लॉ पढ़ा उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब हर जगह ओम्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है, मतलब लिमिटेड जगह पे अप्लाई हो पाता है, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए अप्लाई हो पाता है। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, तो कई बार इसका जो ग्राफ है ओम्स लॉ का, वो करंट और वोल्टेज के बीच स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाता। आइडियली ये जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, आइडियली ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन रहना चाहिए, ये आइडियल है, ठीक है ना। लेकिन ये ग्राफ अपने उससे डेविएट कर जाता है। पहले तो स्ट्रेट लाइन रहता है, पहले तो स्ट्रेट लाइन रहने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे ग्राफ डेविएट कर जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफ डेविएट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन से ग्राफ डेविएट कर जाता है। ऐसे कंडक्टर्स को नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहा जाता है, ऐसे कंडक्टर्स को नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहा जाता है। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो उनको नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहा जाता है। ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ की कि सब जगह पे सारे मटेरियल्स पे अप्लाई नहीं होता, सिर्फ कंडक्टर्स में अप्लाई हो पाता है, ओहमिक कंडक्टर्स। कई बार ग्राफ करंट और वोल्टेज के बीच ऐसा भी देखने को मिलता है, वो ग्राफ मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है जी। करंट और वोल्टेज के बीच, जब यहां पे वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट भी पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आई नहीं लिखते इसको क्योंकि आई को करंट से लिखा हुआ है, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट, पूरा ही लिख देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। अगर वोल्टेज को नेगेटिव कर दिया तो करंट भी नेगेटिव होगा ना, तो इधर वोल्टेज नेगेटिव है और इधर करंट भी नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। ये इस तरीके के ग्राफ होते हैं भाई। इस तरीके के ग्राफ्स में दिक्कत ये आती है कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होते। दूसरी दिक्कत ये आती है कि भैया पॉजिटिव में अलग चलता है ग्राफ, अलग तरीके का ग्राफ है, और नेगेटिव में अलग तरीके का है। मतलब तरीका या तो ऐसा बने कि जैसा पॉजिटिव में दिख रहा है वैसा ही नेगेटिव में दिख रहा है, सिमिट्री दिख रही है। यहां पे सिमिट्री नहीं दिख रही, यहां पे सिमिट्री नहीं दिख रही, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हम लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस विद द साइन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का अगर हम साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दें, तो वेरिएशन चेंज हो जाता है कि पॉजिटिव में अलग वैल्यूज चलेंगी, नेगेटिव में अलग चलेंगी, ठीक है ना, सिमिट्री नहीं होगी। इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। ऐसा ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स में देखने को मिलता है। किनमें? सेमीकंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में नहीं होता है ना। कंडक्टर्स में तो सिंपली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। तीसरा, कुछ ग्राफ ऐसे भी बनते हैं, कुछ ग्राफ ऐसे भी बनते हैं इस तरीके के। ये ग्राफ गैलियम आर्सेनाइड डायोड का ग्राफ है। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, ये ग्राफ उसमें हम पढ़ेंगे।
गैलियम आर्सेनाइड का ग्राफ है ये, गैलियम आर्सेनाइड डायोड का ग्राफ है, ठीक है ना। गैलियम आर्सेनाइड डायोड का ग्राफ है, जो कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखाई देता है आपको। इस ग्राफ के साथ दिक्कत क्या है, देखो कर्व्ड तो है ही है, स्ट्रेट लाइन तो ये भी नहीं है, तीनों में से स्ट्रेट लाइन तो कोई भी नहीं है। ये दिक्कत तो सबके साथ है, ठीक है ना, दिक्कत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात, ठीक है ना। अगर नजरिया जिसका जिंदगी के प्रति सही हो तो वो मुश्किलों से निकल ही जाता है। एक बात मान के चलना भाई, हम ये मान के चलते हैं कि भैया हमारी जिंदगी में ही दिक्कतें हैं, या मतलब सिर्फ हम ही परेशान हो रहे हैं, भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों करता है। सच बताऊं, सबकी जिंदगी में दिक्कतें हैं भाई, किसी की में थोड़ी सी ज्यादा हैं, किसी की में कम है, लेकिन नजरिए की बात होती है। अगर नजरिया सही रहेगा जिंदगी के प्रति तो उन मुश्किलों से आप उबर ही जाओगे, कभी ना कभी जरूर सफल होगे। तो नजरिए की है बात, मुश्किलें तो हैं सबके साथ। तो यहां पे देखिए कर्व्ड यहां पे है, कर्व्ड यहां पे, कर्व्ड सब जगह है। यहां पे प्रॉब्लम क्या थी वो बता दी मैंने आपको। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम को समझो। बेसिकली द प्रॉब्लम हियर इज कि आप देखो करंट की एक वैल्यू को वोल्टेज की दो वैल्यूज कट कर रही हैं, समझ रहे हो। करंट की एक वैल्यू को वोल्टेज की दो वैल्यूज कट कर रही हैं, मतलब हेयर एट टू वोल्टेजेस, दो वोल्टेजेस ऐसी आ रही हैं, एट टू वोल्टेजेस वैल्यू ऑफ करंट इज सेम, वैल्यू ऑफ करंट इज सेम। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है भाई बोर्ड में, इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। ये बोर्ड PYQ ही है, उसमें उन्होंने पूछा था कि लिमिटेशन बताओ ओम्स लॉ की, बोर्ड PYQ। ये आपका बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने पूछा था कि ऐसी तीनों भी पूछ सकते हैं, तीन ही है, तीनों याद करनी है। एक भी पूछ सकते हैं कि कोई एक बता दो, कोई दो बता दो, या फिर नाम लेके भी पूछ सकते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड वाली बता दो, या प्रॉब्लम बता सकते हैं वो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है वो उसका नाम बताओ, ठीक है ना। सारी चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हो सकता है तीनों ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दें, 3 नंबर में आ जाए सवाल या 2 नंबर में आ जाए सवाल, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आ जाओ, लेकिन उससे पहले पीते हैं पानी। पानी पानी रे ओरे पानी रे। क्या पानी है यार, क्या पानी है, तो पानी है माँ, जो पानी आ गया माँ, मेरे मुंह में पानी आ गया माँ, पानी पिया तो पानी तो आएगा ना माँ। ये तो माँ, ये जादू है माँ, ये जादू है। जादू यहाँ पे क्या है उसको देखिएगा जरा भाई साहब। ये करें कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग, कार्बन रेजिस्टेंस का रिलेशन कलर कोडिंग के साथ। सुनो ध्यान से, ये दिख रहे हैं, ये रेजिस्टर्स है, ये दिख रहे हैं, ये रेजिस्टर्स है। इन रेजिस्टर्स को कार्बन रेजिस्टर्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन रेजिस्टर्स। इन रेजिस्टर्स की वैल्यू बड़ी ज्यादा होती है, मतलब किसी का रेजिस्टेंस है 15,000 ओम, ये छोटी छोटी चीजों का है ना, किसी का 1500 ओम, किसी का 30,000 ओम, 30 लाख ओम, ऐसी वैल्यूज होती हैं। तो कार्बन रेजिस्टर्स की जो वैल्यू बड़ी ज्यादा होती हैं, तो वो वैल्यू, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, इन पे वैल्यू तो नहीं लिख सकते, लिखी नहीं जाती, तो इसलिए इनकी कोडिंग करी जाती है, इन पे कलर्स चिपकाए जाते हैं। आप किसी दुकान पे सामान लेने जाओ तो वहां पे कोड लिख रखे होते हैं, ठीक है ना, कि ये उस कोड से पता चलता है कि इसकी प्राइस क्या होगी। कई बार MRP नहीं लिखी होती, वो कोड देखते हैं कि अच्छा हाँ ये प्राइस है, अपने ही कोड बना रखे होते हैं उन्होंने। इसी तरीके से यहां पे है भैया, कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल किए होंगे ना आपने रीजनिंग में, तो नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि हम अपना एक कोड बना रहे हैं जिससे हमें पता चल सके कि अच्छा इसका रेजिस्टेंस ये है। मतलब रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू पता करनी है तो वो कलर्स से पहचान लेंगे कि अच्छा ये वाले कलर्स हैं इसमें, तो इसका रेजिस्टेंस ये होगा, ये इसमें ये कलर हैं तो अच्छा इसका रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है। यूज्ड फॉर रेजिस्टर्स ऑफ हायर रेंज, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए स्पेशली इनको यूज करना पड़ता है कोडिंग को,
कंपैक्ट होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, हाई यूज। कंपैक्ट मतलब छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज, ठीक है ना, कंपैक्ट बना दिया, लिखा भी हुआ है अगले में स्मॉल इन साइज। इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में इनका पूरा यूज होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनका भयंकर यूज है, छोटे छोटे रेजिस्टर्स होते हैं। कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स होती हैं इसके ऊपर, इनके ऊपर रिंग्स कलर्ड होती हैं भैया, इनके ऊपर जो रिंग्स होती हैं आप देख पा रहे हो, ये कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स हैं। कोएक्सियल मतलब जिनका सेंटर एक ही है, ठीक है ना, कोएक्सियल जिनकी एक्सिस एक ही है, कोएक्सियल मतलब जिनकी सेम एक्सिस है। जैसे आप यहां पे बात करो, मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे ये कार्बन रेजिस्टर है, इसके ऊपर बहुत सारी रिंग्स चढ़ी हुई हैं, ये मान लो ये रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, बहुत सारी रिंग्स इसके ऊपर चढ़ा दी, ये इनकी सेम एक्सिस है, इन रिंग्स की सबकी सेम एक्सिस है भैया, है ना, सेंटर से जो पास कर रही है इन सब की क्या है, सेम एक्सिस। तो इनको कोएक्सियल कलर्ड रिंग्स बोला जाता है, कलर्ड है और कोएक्सियल रिंग्स है। चलो अब कलर के साथ इनको देखा कैसे जाए, ठीक है ना, कलर के साथ इनकी पहचान किससे की जाए, इसके लिए ये कलर कोडिंग का चार्ट मैंने यहां पे पहले से ही लिख रखा है, जो कि आपको भी बनाना है। अब इस कलर कोडिंग के हिसाब से कोडिंग होती कैसे है वो मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, ठीक है ना, यहां पे आपको समझाऊंगा। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करता हूं तो सीबीएसई बोर्ड से ये टॉपिक हटा दिया गया है, इस बार के लिए ये सीबीएसई बोर्ड से ये टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन आपको नीट के लिए तो वैसे भी करना ही है, ठीक है ना, और कोई अगर सीयूईटी वगैरह का एग्जाम दे रहा है तो उसको भी करना ही है, तो सीबीएसई बोर्ड से इसको हटा दिया गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। खैर इधर देखो, लेकिन आपको तो करना ही है भाई, आपके लिए तो सारा सिलेबस ही आपको करना है, ठीक है ना, नीट वीट में कुछ नहीं हटाते भाई। इधर देखो, अब ये बनाई मैंने रजिस्टर, ठीक है ना, इसके ऊपर कलर्ड रिंग्स चढ़ा दी मैंने, इसके ऊपर कलर्ड रिंग्स चढ़ा दी मैंने। चार रिंग्स चढ़ा दी, कितनी रिंग्स हैं, चार रिंग्स चढ़ी होती हैं, ठीक है ना, चार रिंग्स या चार बैंड्स बोलते हैं। फर्स्ट टू आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स, पहले जो दो हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, पहले दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। इसका कलर मैं चेंज करता हूं यार, जस्ट एक सेकेंड। यहां पे पिंक कलर में नहीं दिखा सकता, ठीक है ना, कुछ और दिखा देता हूं, गोल्डन टाइप, गोल्डन टाइप दिखा देते हैं। तो पहली जो दो होती हैं, पहले जो दो बैंड या पहली जो दो रिंग्स हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को बताती हैं। तीसरा जो है वो डिजिट मल्टीप्लायर को बताता है। डिजिट मल्टीप्लायर, सर ये क्या चीजें हैं, अरे अभी बता रहा, पहले अभी मैं लिख रहा। और चौथा ये जो बैंड है ये टॉलरेंस को बताता है, चौथा ये जो बैंड है ये टॉलरेंस को बताता है, चौथा बैंड टॉलरेंस को बताता है, ठीक है ना। जो जो भी यहां पे बैंड लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आप इनकी कोडिंग चेक कर सकते हो। पहले दो जो बैंड हैं वो डिजिट बताएंगे, क्या बताएंगे, डिजिट, ये देखो डिजिट लिखे हुए। अगला जो बैंड है वो डिजिट मल्टीप्लायर को बताएगा, ये रहा। तीसरा जो है, चौथा जो है वो टॉलरेंस को बताएगा, ये लिखी हुई। अब देखो कलर के हिसाब से उनके डिजिट्स साथ में लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, इन तीनों का कोई डिजिट नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लायर 10 की पावर लिखी हुई है,
बिल्कुल लास्ट वाले में नो कलर है कि अगर कोई कलर नहीं होगा मतलब उसका कोई डिजिट नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई डिजिट नहीं है। टॉलरेंस लिखी हुई है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि इनके में कुछ एरर भी हो सकता है। टॉलरेंस का मतलब है कि इनकी कैलकुलेशन में कुछ एरर भी हो सकता है, तो थोड़ा सा हमें मार्जिन लेके चलना पड़ता है। मान लो इस सारी कैलकुलेशन से आंसर 2800 आ रहा है, सपोज करो, तो जरूरी थोड़ी है कि वो एग्जैक्ट 2800 ही होगा, उसमें एरर हो सकता है। तो मान लो हमें लगता है कि यार सिर्फ 5% का एरर है, तो हम गोल्ड लगा देंगे। 10% का एरर है तो हम सिल्वर लगा देंगे। अगर हम कोई भी कलर नहीं लगा रहे तो 20% का एरर अज्यूम किया जाएगा कि भाई वैल्यू तो 2800 है, लेकिन उसमें 20% का एरर हो सकता है, प्लस माइनस 20% ज्यादा हो सकता है, 20% कम हो सकता है। ध्यान से सुनो, पहली वाली जो है, पहला वाला जो है, मैं लिख देता हूं सारे कलर यहां पे। पहला वाला जो कलर है वो है येलो, दूसरे वाला जो कलर है वो ग्रीन है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो मैं लिख रहा हूं। तीसरे वाला ब्लू है और चौथे वाला गोल्ड है। चौथे वाला गोल्ड है, ठीक है ना, ये मैंने इनके नाम रखे हैं। तो पहला येलो, येलो का डिजिट, पहले दो के डिजिट चेक करने हैं, पहले दो के डिजिट चेक करने हैं। 4, अगला क्या है ग्रीन, 5, 4 5, ठीक है ना, तो 4 5, ठीक है जी। ब्लू, ब्लू का मल्टीप्लायर चेक करना है, ब्लू का मल्टीप्लायर चेक करना है 10 की पावर 6। ब्लू का मल्टीप्लायर चेक करना है 10 की पावर 6। चौथा गोल्ड कलर, गोल्ड का टॉलरेंस चेक करना है। टॉलरेंस कितना परसेंट है, 5%। तो यानी कि ये वैल्यू है इसकी, आप देखो कितनी ज्यादा वैल्यू है, कितनी ज्यादा वैल्यू है, 4.5 करोड़ हो गया ये तकरीबन, और 5% इसमें टॉलरेंस है, 5% इसमें एरर हो सकता है। ये रेजिस्टेंस है इसका, समझ पा रहे हो, ये इसका आंसर है भैया, ये इसका आंसर है। पहली डिजिट क्या है, 4 येलो, अगला ग्रीन, तीसरा मल्टीप्लायर लिखना है, चौथा टॉलरेंस लिखनी है, वो 5% है। तो आंसर लिख दिया इसका, आंसर लिख दिया इसका। सर क्या ये टेबल हमें याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ये टेबल याद रखना है। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। याद कैसे रखोगे वो सुनो। बी रॉय, नाम पढ़ लो किसी का कि बी रॉय नाम का एक बंदा है, ठीक है ना, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में रहता है। ग्रेट ब्रिटेन में रहता है। उनकी वाइफ बड़ी अच्छी हैं, वेरी गुड वाइफ, स्वभाव से भी अच्छी हैं और वैसे भी सुंदर हैं। तो क्योंकि वो स्वभाव से भी अच्छी हैं और वैसे भी सुंदर हैं, तो बीबी रॉय जी उन्हें गोल्ड और सिल्वर का नेकलेस अक्सर लाके देते रहते हैं। कभी गोल्ड का ले आए, कभी सिल्वर का ले आए, मतलब गिफ्टों से उनको भरते रहते हैं। ये इसको याद करने का एक तरीका है। बीबी रॉय, देखो पहले पहले अक्षर देखो, बीबी रॉय जो कि ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, उनकी वाइफ बड़ी अच्छी है, जो इसलिए वो उनको गोल्ड और सिल्वर के नेकलेस गिफ्ट करते रहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? उनकी वाइफ बड़ी अच्छी है यार, तो फिर तो गिफ्ट करना तो बनता है, वाइफ को तो गिफ्ट करना वैसे ही बनता है भाई, ठीक है ना। उसके लिए मतलब अच्छी ना भी हो, मतलब स्वभाव से अच्छी ना भी हो, तो भी गिफ्ट तो करना पड़ेगा भाई आपको, है ऐसे, आपको नहीं मतलब आपके मम्मी डैडी को, है ना एक दूसरे को गिफ्ट देना पड़ेगा। खैर, आपका तो जब समय आएगा तब देखा जाएगा। इधर देखो अब सर, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये है कि चलो याद कर लेंगे हम इसको। चौथा, एक तो नो कलर, नो कलर मतलब अगर चौथा बैंड इस पे नहीं बना हुआ, चौथे बैंड में 3 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो यहां पे गोल्ड बना होगा या सिल्वर बना होगा या फिर कोई नहीं बना होगा, चौथा बैंड होगा ही नहीं।
अगर चौथा बैंड है ही नहीं तो कितने का एरर है? 20% का एरर है। समझ गए? ओके। उसके बाद सर ये बी भी 3 बार आ रहा है, 3 बार बी आ रहा है भाई, देखो जरा सर कहां 3 बार बी आ रहा है, ब्लैक ब्राउन ब्लू। ये याद रखना बेटा, क्योंकि बी से आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बी नाम पे 3 है। तो आप ऐसे याद रखो कि पहला बी ब्लैक होगा, दूसरा बी ब्राउन होगा, तीसरा ब्लू होगा। ब्लैक ब्राउन ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू याद रखना है। और कौन सा 2 बार आ रहा है? और भी बता देता हूं। जी 2 बार आ रहा है, ग्रीन और ग्रे, ग्रीन और ग्रे 2 बार आ रहा है। तो पहला जी ग्रीन होगा, दूसरा जी ग्रे होगा, याद रखना, ठीक है ना। और गोल्ड तो गोल्ड है, इसके लिए याद नहीं रखना, ठीक है ना। ये तो पूरा ही लिखा हमने गोल्ड, ठीक है ना, इसके लिए जी नहीं लिखा हमने। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या है। समझ गए? या फिर इसको भी मार्क कर लो, ठीक है ना। 3 बी हो गए, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ग्रीन ग्रे गोल्ड। ब्लैक ब्राउन ब्लू याद रखो, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ग्रीन ग्रे गोल्ड, ब्लैक ब्राउन ब्लू, ग्रीन ग्रे गोल्ड। याद रहेगा? याद रखना भाई, इसीलिए याद करवाया ये, इसीलिए याद करवाया ये, ठीक है ना। प्रॉपर वे में याद करवा रहा हूं भाई मैं आपको। नॉट इवन अ सिंगल थिंग विल बी लेफ्ट फॉर यू। प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। चलो फिर सर सवाल कर लें क्या इसके? हाँ सवाल करने ही है, बिल्कुल करने, किसने कहा नहीं करने। आओ फिर सवाल करते हैं। सवाल क्या है सर? सवाल ये देखिए, द कलर कोड्स ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। कलर कोड दे रखे हैं येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड, येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड। तो रेजिस्टेंस और टॉलरेंस पूछी हुई है, येलो वायलेट ब्राउन ब्लू, नहीं ब्राउन गोल्ड, येलो येलो। देखो पहले तो गोल्ड देख लो, गोल्ड है तो मतलब कितना है? ये तो याद है ना 5% है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, 5% वाला ही ऑप्शन होगा, ठीक है। येलो, येलो का नंबर क्या था? 4, येलो का नंबर 4। वॉयलेट का नंबर, वॉयलेट का नंबर 7, वॉयलेट का नंबर 7, तो 4 7 हो गया। अच्छा ब्राउन, ब्राउन का मल्टीप्लायर, ब्राउन का मल्टीप्लायर 10 की पावर 1, ब्राउन का मल्टीप्लायर 10 की पावर 1 और प्लस माइनस 5%। तो ये कितना बन गया? 470 ओम प्लस माइनस 5%। ये आपका आंसर है भाई। समझ गए? दिस इज द आंसर। 470 ओम, ये किलो ओम है, ये भी किलो ओम है, तो हमारा आंसर है 470 ओम। आई होप दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर टू यू। डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती भाई, बिल्कुल भी नहीं बचती, है ना। सही है, बिल्कुल सही है सर। 2013 में ये सवाल पूछा गया था, 2013 में। बहुत आसान सवाल है सर ये तो। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, अब एक रजिस्टर दिया है 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम टू बी मार्क्ड विद रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन, द कलर कोड सीक्वेंसेस। अब इन्होंने रेजिस्टेंस दे दिया, उल्टा पूछा। पहले इन्होंने क्या दिया था? कलर दिया था, रेजिस्टेंस पूछा था। अब इन्होंने रेजिस्टेंस दे दिया और कलर पूछ रहे हैं। रेजिस्टेंस कितना है? 47 प्लस माइनस 0.47, इसको अभी प्लस माइनस को छोड़ो, 47 किलो ओम, इसका मतलब 4700 ओम, ठीक है जी। इसका मतलब नहीं, 47,000 ओम, इसका मतलब 47 इंटू 10 की पावर 3 ओम। तो पहला है 4, 4 मींस येलो, 7 मींस अभी देखा था वायलेट। देखो 2018 में दोबारा आ गया, देखो कितना फेमस है, 4 7 वाला ज्यादा आ गया दोबारा। 10 की पावर 3 किसका है? ऑरेंज। 10 की पावर 3 किसका है? ऑरेंज का। 10 की पावर 3 है ऑरेंज का। तो येलो वायलेट ऑरेंज, येलो वायलेट ऑरेंज, येलो वायलेट ऑरेंज।
आंसर तो टिक हो गया। सर टॉलरेंस का नहीं पता चला। सर टॉलरेंस आपने तो कहा था 10% होती है, सिल्वर के लिए कितनी होती है? 10% होती है। वैसे तो आंसर आ गया, नो नीड टू चेक, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर आ चुका है। लेकिन सर फिर भी अगर चेक कर लें तो देखो कितने परसेंट आपको पता चल जाएगा। एरर कितना है? 4.7 है, वैल्यू कितनी है? 47। तो एरर है 4.7, तो रिलेटिव एरर होगा 4.7 बाय 47, 4.7 बाय 47। परसेंटेज एरर क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.7 बाय 47 इंटू 100, ये बन जाएगा 470 बाय 47 यानी कि 10%। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, फिर आएगा। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इस चीज को करने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में यह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ? दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर। यस सर, पूरा क्लियर हो गया है सर। आओ फिर, अब पूरा क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। कलर कोडिंग पूरी समझ में आ जानी चाहिए, कलर कोडिंग पूरी समझ में आ जानी चाहिए। आओ चलो भैया, अब यहां से करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। इसी चैप्टर का दूसरा अध्याय। अभी तक जो चल रहा था वो पहला अध्याय था। सर पहले अध्याय का क्या मतलब? कि जिसमें हमने करंट के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट देखे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, नंबर डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है, मोबिलिटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, सारी चीजें देखी। लिमिटेशंस क्या हैं, कलर कोडिंग देख ली, आलतू फालतू की सारी चीजें। अब बारी आती है सर्किट्स की। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की स्टार्टिंग होगी सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। आइए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आज के सीरीज कॉम्बिनेशन के समाचारों को शुरू करते हैं। यह देखने में आपको ऐसा नजर आता है, ऐसे कनेक्टेड होते हैं ये बैटरी लगा दी गई है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है। ये V को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, V का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ लोग इसे पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे वोल्टेज भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे वोल्टेज भी बोलते हैं। एक ही बात है, ठीक है जी, ओके। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टर्स में चाहे जितने भी रेजिस्टर्स लगे हों करंट सेम होता है, करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहे जितने मर्जी रेजिस्टर्स लगे हों करंट क्या होता है? सेम होता है, करंट सेम होता है। हर रेजिस्टर में वोल्टेज डिवाइड होती है, करंट सेम रहता है और हर रेजिस्टर में वोल्टेज का डिवीजन होता है, हर रेजिस्टर में वोल्टेज का डिवीजन होता है। जैसे मान लो कि भैया अब अगर मैं बोलूं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान लेता हूं V1, इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैं मान लेता हूं V2 और इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूं V3। इसके अक्रॉस कितना? V1, इसके अक्रॉस कितना? V2 और इसके अक्रॉस कितना? V3, ठीक है ना। V1, V2, V3 ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। V1, V2, V3 इसके अक्रॉस
वोल्टेजेस हैं। तो अब ये V1 V2 V3 इसके अक्रॉस वोल्टेजेस हैं, R1 R2 R3 के अक्रॉस करंट सेम है, करंट सेम है, तो वोल्टेज डिवाइड हो रही है, तो ये तीनों का सम यही होगा, V1 V2 V3, तीनों का सम यही होगा, V1 V2 V3। सही है जी? यस सर। अच्छा, अब V को क्या लिख सकते हैं? IR, इसको लिखेंगे IR1, इसको लिखेंगे IR2, इसको लिखेंगे IR3। सर I1 I2 I3 क्यों नहीं लिखा? I सेम है, I सेम है, IR1 IR2 IR3, पोटेंशियल डिफरेंस IR1 IR2 IR3, तीनों हो गए, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? IR। तो I दोनों में, तीनों में क्या है? कॉमन है। I तीनों में क्या है? कॉमन आ गया है। तो कॉमन आ गया है, तो हमारे पास रेजिस्टेंस बचा, I कट गया। अब भैया ये मत कर देना, यहां पे कुछ पागल लोग ऐसे करेंगे, यहां पे I कॉमन नहीं लेंगे, वो कहेंगे सर इधर तो 3 I है, इधर 1 I है, तो आपने कैसे काट दिया? भैया ऐसे I को यहां पे क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा, फिर कटेगा। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। तो रजिस्टर में रेजिस्टेंसेस जो हैं, मतलब सीरीज में जो रेजिस्टेंसेस हैं, वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं भाई, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल भी परेशानी वाली बात नहीं होती। तो यहां पे R सीरीज, इसको RS लिख देता हूं मैं, RS मतलब R सीरीज, RS, R के पैर में S डाल दिया छोटा सा, तो ये इस बात का प्रतीक है कि भैया यहां पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन की। अच्छा जी, अब मान लो कि सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, ऑल रेजिस्टेंसेस इक्वल, और टोटल N है, तो R सीरीज क्या होगा? R प्लस R प्लस R प्लस R अप टू N टाइम्स। कितनी बार? N टाइम्स। मान लो N रेजिस्टर्स हैं, सारे के सारे सीरीज में हैं, सारे के सारे इक्वल हैं, तो R सीरीज क्या होगा? NR। R सीरीज क्या हो जाएगा भैया? NR हो जाएगा भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? NR आ जाएगा, ठीक है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा वो NR हो जाएगा, ठीक है ना? अब सारे रेजिस्टेंस यहां पे इक्वल हैं। अच्छा जी, अब सुनो कुछ बातें, कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज टीबी स्पेशल पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स क्या हैं? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अब देखो हमने क्या बनाया, R सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा लिखा, ठीक है ना? तो ये जो R सीरीज आएगा भैया, ये R1 से भी ज्यादा होगा, ये R सीरीज R2 से भी ज्यादा होगा, ये R सीरीज R3 से भी ज्यादा होगा, मतलब किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो कि एक का रेजिस्टेंस 3 है, एक का 4 है, एक का 5 है, तो R सीरीज क्या बन जाएगा? तीनों का सम करो 12। तो ये 12 जो है इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा है, समझ पा रहे हो ना? इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, तीनों से ज्यादा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में वो तीनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से क्या होगा? ज्यादा होगा, या किसी भी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ज्यादा मिलेगा आपको। ये था पहला पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। रिश्ता वही है, सोच नहीं है, मतलब हमें पता सब है, हम एनालाइज कर रहे हैं। हमें पता सब है, हम क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं यहां पे। आओ फिर आगे देखो, कह रहे पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ग्रेटर अक्रॉस द लार्जर रेजिस्टेंस। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फिक्स होता है, अगर करंट फिक्स हो गया तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। जैसे मैं आपको यहां पे एग्जांपल दूं, ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है ना? ये रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2, इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको दी हुई है V1 है,
और इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको दे दी V2। क्वेश्चन में आपको दे दिया कि रेजिस्टेंस R1 जो है वो R2 से ज्यादा है, तो साफ साफ मतलब है कि वोल्टेज 1 भी वोल्टेज 2 से ज्यादा होगी। यह कहने का मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप उसी के क्रॉस ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। करंट सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी वोल्टेज ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो उसकी वोल्टेज ज्यादा। किस कॉम्बिनेशन की बात हो रही है? सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने यहां पे लिखे कि पोटेंशियल ड्रॉप उस रेजिस्टर के क्रॉस ज्यादा होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। बहुत ही शांतमय तरीके से पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला। रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, फॉर्मूला निकाल लिया। अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो एनआर हो गया। उसके बाद किसी भी इक्विवेलेंट जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे इंडिविजुअल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप उसी रेजिस्टर के क्रॉस ज्यादा होगा जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की बातें हो गई हैं खत्म, अब बारी आ रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब बारी आ रही है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बारी आ रही है? देखो जरा, ये लो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीन रेजिस्टर्स R1, R2, R3, हर एक के अक्रॉस यहां पे वोल्टेज सेम होगी। इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V, जो यहां पे बैटरी की सप्लाई है वो भी वोल्टेज V। सारी वोल्टेजेस यहां पे क्या आएंगी? सेम आएंगी। करंट डिवाइड होगा। यहां से मान लो कि करंट निकला I, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया, बहुत मोड़ आ गए रे यहां पे मोड़ आया तो यहां पे I1 करंट छोड़ आया, यहां पे मोड़ आया तो यहां I2 करंट छोड़ आया, फिर यहां पे मोड़ आया तो यहां पे I3 करंट छोड़ आया, फिर यहां से फिर से ये सारे करंट मिलके वापस मिल गए मुझे, और दोबारा I करंट यहां पे सामने आ गया। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सारे रेजिस्टर्स में सेम रहती है। कहानी खत्म? नहीं, करंट डिवाइड होता है। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब करंट को क्या लिख सकते हैं? V बाय आर। करंट को क्या लिख सकते हैं? V बाय आर, ठीक है ना, V सेम है। करंट को क्या लिख सकते हैं? V बाय आर। तो करंट डिवाइड होता है भाई, ठीक है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं कि यहां पे करंट जो है वो डिवाइड होता है। करंट इज डिवाइडेड इन दिस केस। इस केस में करंट डिवाइड हो जाता है। करंट इज डिवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक जी, ओके। करंट को यहां पे क्या लिखेंगे? V बाय आर पैरेलल, यहां पे लिखेंगे V बाय R1, यहां पे लिखेंगे V बाय R2, और यहां पे लिखेंगे V बाय R3। V सेम है, तो 1 बाय R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3। 1 बाय R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल में क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। V तो कट गया, V तो कट गया भैया। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या बना? फॉर्मूला। क्या बना? फॉर्मूला। समझ गए? समझ गए सर। स्पेशल फॉर्मूला, TB स्पेशल फॉर 2 रेजिस्टर्स। 2 रेजिस्टर्स के लिए जल्दी निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है। 2 रेजिस्टर्स अगर हों
तो उसके लिए हमारे पास जल्दी देखो, इसमें पंगा पता क्या पड़ता है, 1/, होता है। तो 1/2 मान लो, 1/3 दिए हुए हैं कुछ वैल्यूज, तो एलसीएम लेने में टाइम लग जाता है ना टाइम। सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड कर दिया, R1 R2 R3 सारे ऐड ही करने। इसमें एलसीएम लेने में टाइम लग जाता है, फिर एलसीएम लेके उसको उल्टा करो, है ना, क्योंकि ये 1/, है तो उल्टा करना पड़ेगा ना, तो इसमें टाइम लगता है। तो 2 रेजिस्टर्स अगर दिए हों तो उनके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि अगर 2 हैं तो आप लिखोगे 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इनका एलसीएम मैं आपको पहले ही करके दे रहा हूं, तो 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 R2 एलसीएम हो गया, तो इधर आ जाएगा R2 और इधर आ जाएगा R1, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको उल्टा कर दो, R पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 रेजिस्टर्स के लिए ये हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 2 रेजिस्टर्स के लिए स्पेशली, 3 के लिए तो आपको यही लगाना पड़ेगा। देखो हर एक के लिए याद नहीं कर सकते, ठीक है ना, 3 के लिए थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये फॉर्मूला, तो हर एक के लिए हम याद नहीं कर सकते, लेकिन 2 रेजिस्टर्स के लिए याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर 2 रेजिस्टर्स का ही हमें करना पड़ेगा, 3 का तो कभी कभी करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये लगा सकते हैं और 2 के लिए ये लगा सकते हैं। 2 के लिए तो हमें पता ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ? यस। बहुत ध्यान से, शब्दों का मायाजाल इसमें बड़ा होता है भाई, शब्दों का मायाजाल की, यानी कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आपको देखना पड़ता है सीरीज पैरेलल क्या बोला गया है लैंग्वेज में। अभी मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन तो पता चलेगा। अच्छा खैर, अगर सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हों, इफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हों, अगर सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हों तो क्या होगा भाई? सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R अप टू n टाइम्स। कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू, ये n/R हो जाएगा क्योंकि n टाइम्स है ना, तो इसको उल्टा कर दो तो R पैरेलल क्या आ जाएगा? R/n। अगर सारे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं तो R/n आ जाएगा भाई। सीरीज में क्या आया था देखो जरा, NR। सीरीज में क्या आया था? NR। यहां पे क्या आया है? R/n। अगर आइडेंटिकल है तो क्या आया है? R/n आया भाई, R/n। ध्यान रखना भाई, ध्यान रखोगे? यस सर, ओके। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन एनी ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन के आएगा R पैरेलल, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से कम होगा, ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे R1 2 ओम ले लिया, R2 3 ओम ले लिया, तो इनका पैरेलल, 2 रेजिस्टर्स का पैरेलल करना है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 सीधा लगा सकते हैं। देखो जरा, तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6/5, तो ये 1.2 ओम आ रहा है। क्या ये दोनों से छोटा है? क्या ये दोनों से छोटा है? 2 से भी और 3 से भी 1.2 आ रहा है आंसर, दोनों से छोटा है भाई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आंसर आएगा, एक बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, आंखें खुली रखना, दिमाग खुले रखना। कई बार ऑप्शन दिए होते हैं तो ऑप्शंस में सारे ऑप्शंस वो बड़े दे देंगे, एक ऑप्शन छोटा होगा, डायरेक्ट टिक कर देना, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटा ही आएगा रेजिस्टेंस, तो इससे टाइम सेव होता है। कई बार ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, कई बार कर पाते हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिश्ता वही है, सोच नहीं है, अलग इस बार अप्लाई करना पड़ेगा। मेंटोस जिंदगी पे जाना पड़ेगा जो आपकी दिमाग की बत्ती को जला देगा। करंट विल बी ग्रेटर अक्रॉस द स्मॉलर रेजिस्टेंस। ये क्या है? आओ, जैसे मान लो 2 रेजिस्टर्स हमने यहां पे लगा दिए, R1 R2, ठीक है जी। तो इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, ठीक है जी, वोल्टेज सेम है।
तो V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये वोल्टेज इसमें सेम होती है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब आई आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, आई आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया भाई। इसका मतलब ये हो गया कि भाई I इज इक्वल्स टू V बाय आर, V तो कांस्टेंट है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब ये हुआ कि भाई जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें वोल्टेज कम, उसमें वोल्टेज कम। मान लो कि आपको दिया है रेजिस्टेंस R1 R2 से बड़ा है, सॉरी वोल्टेज क्यों, करंट, क्या बोल रहा हूं मैं सर, क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, अरे रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम जाएगा। मान लो कि R1 R2 से बड़ा है, देन करंट में उल्टा हो जाएगा, करंट में उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। अगर R1 R2 से बड़ा है तो करंट I1 I2 से छोटा हो जाएगा। भाई जिसका रेजिस्टेंस बड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका रेजिस्टेंस बड़ा, वोल्टेज तो सेम होगी, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा उसका करंट कम होगा, क्योंकि बड़े रेजिस्टेंस रोकेगा ज्यादा, बड़ा रेजिस्टेंस रोकेगा ज्यादा, इसमें से करंट क्या जाएगा, कम जाएगा। छोटा रेजिस्टेंस, ठीक है ना, छोटा रेजिस्टेंस कम रोकेगा, इसमें से ज्यादा जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना, फील करो। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अगर कोई आपसे पूछे I1 बाय I2 तो आप बोल सकते हो R2 बाय R1, ठीक है ना, I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हो R2 बाय R1, R2 बाय R1, ठीक है ना। इसका जो रेशो है वो उल्टा आएगा, इसको बोला जाता है, कई जगह पे ऐसी वर्डिंग आपको लिखी हुई मिलेगी, करंट इज डिवाइडेड in inverse ratio of resistances, inverse ratio of resistances। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है सारी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स यानी कि उल्टे रेशो में डिवाइड होता है, ठीक है ना, उल्टे रेशो में डिवाइड होता है, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम जाता है, ठीक है ना। तो ये इसकी कहानियां हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल से बड़ा होगा, पैरेलल में कम होता है। इसमें मैंने आपको बताया था करंट सेम है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस बड़ा वोल्टेज उसकी बड़ी, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि भैया कि जो वोल्टेज है वो तो कांस्टेंट है, तो करंट उसका बड़ा होगा जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंसेस है। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई भैया? पूरे तरीके से 100% शब्दों में यह बात क्लियर होनी चाहिए। बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई हैं। हालांकि ये चीजें सीरीज पैरेलल आपको आता होगा, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन फिर भी समझाना मेरा फर्ज है। आइए अब कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम सीरीज पैरेलल जो है वो देख पाएंगे। सबसे पहला सवाल सर, सबसे पहला सवाल है 1993 में आया था, 1993 के अंदर यह सवाल आया था जो अभी हमारे पास है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबसे पहला सवाल 1993 में आया था, जो हमारे पास सवाल है वो 1993 का है यार। सवाल क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्रायंगल। 3 रेजिस्टेंसेस को मिला के एक ट्रायंगल बना दी गई है, एक ट्रायंगल बना दी गई है भाई। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स, the resistance between any two terminals, terminals means points, terminals means points, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच, any two terminals, any two points। जैसे मान लो कि यहां पे 3 पॉइंट्स हैं A, B, C, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उनके बीच में आपको रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखो ये बात बड़ी मैटर करती है। टीबी स्पेशल जो स्टार पॉइंट में आपको बता रहा हूं कि किसके बीच में रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस
या ऐसा कहूं आंसर चेंजेस, या ऐसा लिखूं, पूरा लिख देता हूं यार, क्या कंजूसी करनी सर, क्या कंजूसी कर रहे हो सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस changes if the points across which the resistance has to be find out change। देखो ये कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है अगर वो पॉइंट्स चेंज हो जाएं जिनके अक्रॉस रेजिस्टेंस को निकाला जाएगा, अगर वो पॉइंट्स चेंज हो जाएं जिनके अक्रॉस रेजिस्टेंस को निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन में पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें किन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है। इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी डायग्राम्स में सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, 4 4 4, तो तीनों रेजिस्टर इस केस में बराबर हैं, इसलिए इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ये रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकाल रहे हो। सपोज करो मैं ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं तो मैं इसको आर ए बी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आर ए बी। आर ए बी का मतलब यह हुआ, देखो कैसे मानना है अब इस चीज को, ठीक है ना, इसको कैसे मानना है उसको समझो, ठीक है ना। या फिर देखो जिसके अक्रॉस भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दो, जिसके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट मान लो, आप मान लो, ठीक है ना, जिसके अक्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है उसके अक्रॉस बैटरी मान लो आप। मान लिया आपने बैटरी? यस सर, मान ली है बैटरी, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से पढ़ो और देखो कि यहां से करंट आया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इधर से करंट गया, ऐसे आ गया, ठीक है ना, और इधर से करंट ए तक पहुंच गया, फिर दोनों करंट मिलके यहां पहुंच गए। ध्यान से मेरी बात को फिर से समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बात बोलने वाला हूं। देखो इधर करंट अलग गया, इधर करंट अलग गया है, इधर अलग जा रहा है, इस पूरे में सेम जा रहा है, इस पूरे में देखो सेम जा रहा है, ये देखो कोई बीच में कोई वो रास्ता वो ब्लॉक नहीं हो रहा, इन दोनों में करंट क्या जा रहा है? सेम जा रहा है। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। 4 और 4 सीरीज में कितना हो गया? 8। 4 और 4 सीरीज में कितना हो गया? 8। और ये 4 अलग है, इसमें अलग करंट जाएगा, ऐसे आया करंट, कुछ इधर चला गया, इन दोनों में सेम गया, तो ये 4 और ये कितना हो गया? दोनों 8। तो इस डायग्राम को अब ऐसे बनाओ, इस डायग्राम को अब ऐसे बनाओ, ये 4 ये 8, ये 4 ये 8, 4 8, ये पॉइंट कौन सा है बेटा? बी, ये पॉइंट कौन सा है? ए, ठीक है ना। सी हटा दिया क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया? 8 लिख दिया, ठीक है ना। किसके पॉइंट्स के बीच में निकालना है? ए और बी। बैटरी हर बार लगाने की जरूरत नहीं है, बस सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि ए और बी के बीच में निकालना है। तो अब बैटरी तो हमने आपकी सहूलियत के लिए बनाई थी, क्वेश्चन में थोड़ी बनी हुई है, ठीक है ना। तो बस आपको यह याद रखना है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकाला जाना है उसके अक्रॉस बैटरी अज्यूम करनी है, बैटरी के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस होनी हैं। तो 4 और 8 किस में हो गए? पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा? आर ई क्यू लिख रहा हूं, 4 और 8, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 32 बाय 12, 4 के टेबल पे जाएंगे, 8 बाय 3 ओम, ये आंसर है।
सिंपल, सिंपल एंड स्ट्रेट शब्दों में आंसर आ चुका है। ये बचपन में सवाल करते थे आप, बचपन में सवाल करते थे। हाँ सर, कब बचपन में? नर्सरी क्लास में। ये नर्सरी क्लास के बच्चे कर लेते हैं ये कोई सवाल, ये सवाल इधर वाला नहीं, ये सवाल है नर्सरी क्लास के बच्चे। बताओ, तुम अभी कर रहे हो। कितनी एडवांस हो चुकी है दुनिया यार। मजाक कर रहा हूं वैसे, लेकिन मैं एडवांस की बात कर रहा हूं कि भाई आजकल के बच्चे कितने एडवांस हो चुके हैं। आप आजकल तो 2 साल के बच्चे को भी फोन चलाना आता है भाई। उसके हाथ में फोन दे दो तो खुश रहता है, फोन छीन लो तो दुखी हो जाता है बिल्कुल। है वो देखता रहता है, कार्टून देखता रहता है, कार्टून वाली पोइम ये देखता रहता है। तो माँ बाप को भी, खुद को भी पोइम याद हो जाती है। माँ बाप खुद भी पोइम गा रहे होते हैं, साथ में बच्चों वाली पोइम गा रहे होते हैं, है ना। तो इतने छोटे छोटे बच्चे, मोबाइल चलाना आता है भाई। हाँ, अरे भैया हमारे पड़ोस में एक बच्चा है, वो मतलब 4-5 साल का होगा। उसका गेम खेलते खेलते या मान लो वीडियो देखते देखते कोई कॉल आ जाता, कॉल ही कट कर देता, बाद में बताता भी नहीं कि कॉल आया था। क्या चल रहा भाई है, खुद ही कॉल कट कर दिया कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, कॉल कट करो। फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं वो। तो बताओ, इतना एडवांसमेंट हो गया है भैया जिंदगी का। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन क्या है अब तो, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम per meter is bent to form a complete circle of radius 10 centimeter. The resistance between its two diametrically opposite points A and B as shown in the figure is, ध्यान से सुनिएगा भाई, पूरा जो ये पूरी वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम पर मीटर। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? अब देखो, ये हमें दिया है 12 ओम पर मीटर। ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है भाई, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है ना। तो वो 12 दिया है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 12 इंटू लेंथ, 12 इंटू लेंथ होगा यहां। तो यानी कि 12 इंटू 2 पाई आर, 12 इंटू 2 पाई आर, 12 इंटू 2 पाई आर टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। 12 इंटू 2 पाई आर होगा भाई। तो इसको देखो जरा, आर कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाय 100, 10 बाय 100, ठीक है जी। तो ये कट गया, ठीक है ना, ये कट गया, और ये 2 से गया 5, तो ये बन गया 12 पाई बाय 5, ठीक है ना। 12 पाई बाय 5 बन गया भैया, ठीक है ना। 12 पाई बाय 5 बन गया, यानी कि 2.4 पाई बन गया। 2.4 पाई ओम ये टोटल रेजिस्टेंस है। ये टोटल रेजिस्टेंस है पूरी वायर का, ये टोटल रेजिस्टेंस है पूरी वायर का। मैंने 12 ओम पर मीटर है, यानी कि ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस नहीं है ये, गलती मत खा जाना। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है जो 12 दिया हुआ है। तो 12 इंटू लेंथ 2 पाई आर, आर कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 बाय 100, ठीक है ना। ये कट गया, ठीक है ना। यहां पे एक 0 गई, ठीक है ना। 2 यहां पे 5 आ गया, 12 पाई बाय 5 यानी कि 2.4 पाई। अच्छा, अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो आधी लेंथ ऊपर है, देख पा रहे हो, आधी लेंथ ऊपर है, आधी लेंथ ऊपर है इसकी, और आधी लेंथ नीचे है, आधी लेंथ नीचे है, आधी लेंथ ऊपर है और आधी लेंथ नीचे है भाई। इसका मतलब दोनों ऊपर नीचे आधा आधा रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, ऊपर नीचे आधा आधा रेजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऊपर का रेजिस्टेंस इसका होगा 1.2 पाई और नीचे का भी रेजिस्टेंस होगा इसका 1.2 पाई। इसका मतलब यह हुआ कि भैया इसमें ए और बी के अक्रॉस ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1.2 पाई और नीचे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1.2 पाई। ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा है 1.2 पाई और नीचे एक रेजिस्टेंस लगा है 1.2 पाई। दोनों किस में है?
पैरेलल में ए और बी के अक्रॉस निकालना है। देखो ए और बी के अक्रॉस निकालना है, तो दोनों किस में है? पैरेलल में। और इक्वल होते हैं तो टीबी स्पेशल लगाओ, आर पैरेलल आर बाय एन हो जाता है। अगर इक्वल होते हैं तो आर पैरेलल आर बाय एन हो जाता है। तो 1.2 पाई बाय 2 कितना आंसर आ गया? 0.6 पाई ओम। दिस इज द आंसर 0.6 पाई। आर बाय एन, एन कितना है? 2, क्योंकि 2 है। 0.6 पाई इज द आंसर। फोर्थ आंसर है भाई, फोर्थ आंसर है। बड़े ध्यान से, बड़े शब्दों से देख लो। पहले पूरा रेजिस्टेंस निकाला, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। पूरा अलग बात होती है, इक्विवेलेंट मतलब किन दो पॉइंट्स के बीच में निकाला जा रहा है, इससे डिपेंड करता है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाल रहे हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा है, दोनों का आधा आधा हो गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। अब दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। 2 से डिवाइड कर दिया, खत्म बात। समझे? समझे कि नहीं समझे? अब इसमें R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाने मत बैठ जाना, आंसर यही आएगा। डायरेक्ट करो R बाई 2, डायरेक्ट करो R बाई एन। एन की वैल्यू कितनी है? 2, खत्म। समझे? यस सर, समझ गए, समझ गए। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और करते हैं आज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने पे सवाल करते हैं। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन द फिगर बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड डी? ए और डी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सर कौन से पॉइंट्स में? ए और डी पॉइंट्स में। ए और डी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो आप ऐसा मान के चलो कि इन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है। इन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड, आप ऐसा मान के चल लो। समझ गए? समझ गए ना? हाँ, इन दो पॉइंट्स के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, आप ऐसा मान लो। अच्छा, अब मान लो इधर से करंट आया, इधर से करंट गया, ठीक है ना। थोड़ा सा रेड यूज कर रहा हूं क्योंकि वहां पे रेड करेंगे हम यूज। ऐसे करंट जाएगा, ठीक है ना। इधर डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा, इधर कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। उसमें तो जाएगा ही नहीं, बी में तो जाएगा ही नहीं, वो तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो तो अकेला पड़ा हुआ रेजिस्टर है। वो किसी से कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो उधर क्यों जाएगा? इधर से ही निकल जाएगा। इसी तरीके से ये भी कनेक्टेड नहीं है। ये देखो सी वाला भी कनेक्टेड नहीं है। हमें ए और डी के बीच में निकालना है, तो बी और सी तो कनेक्टेड ही नहीं है किसी से। तो इधर से करंट आएगा तो इधर निकल जाएगा, फिर ये दोनों मिल जाएंगे और यहां पे वापस आ जाएंगे। नहीं आया समझ में? सुनो, हमें ए और डी के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो बैटरी, इसका मतलब ए और डी के अक्रॉस लगी हुई है, ऐसा मान सकते हैं। तो बी और सी तो पिक्चर में ही नहीं आ रहे, बी और सी तो पिक्चर में ही नहीं आ रहे, क्योंकि बी और सी तो बेचारी अकेली तार है, अकेली तार है भैया। इधर से कनेक्टेड है, एक बात सुनो, एक तार इधर से कनेक्टेड है, इधर है ही नहीं कनेक्टेड, इधर खुली पड़ी है। तो क्या करंट जाएगा उसमें से? बोलो जाएगा क्या? नहीं। उधर भी तो कनेक्टेड होना पड़ेगा ना, दोनों तरफ से कनेक्टेड होना पड़ेगा। उधर है ही नहीं कनेक्शन, इधर भी कनेक्शन नहीं है, तो इधर जाएगा ही नहीं करंट, इधर करंट जाएगा ही नहीं। यानी कि ये डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो, देखो ये डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो। दिस इज द डायग्राम, ठीक है जी। सारे रेजिस्टर्स बराबर हैं, 10 10 10 10 10 सब। अच्छा, अब देखो फिर, अब तो बड़ा आसान काम हो गया भाई। अब इस डायग्राम को देख के बड़ा आसान काम हो गया। ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। दिख रहा है कि ऐसे करंट आया, इधर निकल गया, कुछ इन दोनों में सेम गया, ऊपर से निकल गया, इन दोनों में भी सेम गया। ये सीरीज, ये सीरीज, दोनों 10 और 10 कितना हो गया? 20। ये भी क्या हो गया? 20। क्लियर? अब ऐसे बनाओ, इसको लिख लो 20, इसको नाम दे दो। मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं, P और Q, ठीक है ना। P, ये A और ये Q, ठीक है जी। तो 10 और 10 कितना हो गया? 20।
ये 10 और 10 कितना हो गया? 20। ठीक है ना, ये 10 है, ये 10 है। 20 और 20 पैरेलल में R बाय N लगाओ, R बाय N 20 बाय 2 10, ये भी कितना हो गया? 10। समझ गए? ये D है, इन दोनों का भी 10 बन गया, इन दोनों का भी 10 बन गया भाई। तो इक्विवेलेंट बना क्या? अब ये देखो इक्विवेलेंट बना क्या? 10 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 10। समझ गए भैया? सारे 10 बन गए, ये भी 10, 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 ये भी 10। अगले पेज पे ले चलता हूं मैं आपको ना, ठीक है? तो अगले पेज पे चलते हैं। ए पी क्यू डी 10, ये भी 10, ये भी 10, तीनों किस में हो गए? सीरीज में। तीनों किस में हो गए भैया? सीरीज में, तीनों एक ही लाइन में ज्वाइंट है। तो आर इक्विवेलेंट ए डी कितना आ जाएगा? 30 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 30 ओम भैया, ठीक है ना? 30 ओम, दिस इज द आंसर। क्लियर? सीरीज सीरीज पैरेलल 10 10 10 10 30 हो गया, खत्म। चलो भैया, अब ये काम हो गया खत्म। अगले लेक्चर में हम सर्किट्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि सर्किट्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा है, फिर हम सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ गए तो उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सारी बातें हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ते रहिए और मिलते हैं।